हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज जो है हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जैसा कि हमेशा हम लोग करते रहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूनिसिपैलिटी। मैंने पंचायत पर डिस्कशन कर लिया है और वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसको कहते हैं हिंदी में नगर पालिका। तो देखिए, जैसा कि पंचायत होता है ना गाँव में, तो म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका जो होती है वो शहरों में होती है। आराम से इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये जानना है कि ये किस संविधान संशोधन से इसको लाया गया है, तो देखिए वो है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट। 74th अमेंडमेंट एक्ट। और ये हुआ था आपका 1992 में। देखिए 1992 में दो संविधान संशोधन हुए हैं, एक आपका 73वां हुआ है और एक आपका 74th हुआ है। 73वां जो है वो पीआरएस के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए है, और 74वां जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो 74वां यानी 74th अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन हुआ है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये हुआ कि संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा गया जिसको कहते हैं पार्ट 9A। और वहीं जब मैं पीआरएस पढ़ा रहा था, पंचायती राज व्यवस्था, तो उसमें मैंने बताया था कि पार्ट 9 जोड़ा गया था। वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि संविधान में जो आर्टिकल्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं म्यूनिसिपैलिटी के, तो म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल शुरू होते हैं 243 से लगाए 243 तक। और जब मैं पीआरएस पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इसके आर्टिकल शुरू होते हैं आपके 243 से और खत्म होते हैं 243 ओ पर। तो ये देख सकते हैं 243 ओ के बाद जो है आपका पी आ गया, तो यहीं से ये कंटिन्यू हो गया है। तो ये जो है म्यूनिसिपैलिटी का इसके आगे जो यहाँ भी मैंने बता दिया। अगर आपको जानना है कि किस शेड्यूल को ऐड किया गया 74वें संविधान संशोधन के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी के लिए, तो जो है यहाँ पर 12th शेड्यूल जोड़ दिया गया और पीआरएस में जो है वो जोड़ा गया था 11th शेड्यूल। तो ये बातें जो हैं, ये अंतर है पीआरएस और इसमें। और आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि उसमें कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए। सब्जेक्ट मतलब कि किस क्षेत्र पर पंचायत जो है वो ध्यान देगी गाँव में। तो मैंने बताया था कुल 29 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पंचायती व्यवस्था के अंदर में जोड़े गए थे। वैसे ही अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करता हूँ तो म्यूनिसिपैलिटी में जो है कुल मिला के 18 सब्जेक्ट हैं। और ये 18 सब्जेक्ट, इसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट वही पंचायती राज व्यवस्था वाले ही हैं। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, जैसे कि उसमें मैंने पंचायती राज व्यवस्था में जो बताया था, इसमें म्यूनिसिपैलिटी में बिल्कुल सेम कुछ प्रोविजन बिल्कुल सेम है। जैसे कि किस एज तक जो है आप इसके सदस्य बन सकते हैं, तो इसकी एज जो है वो 21 ईयर्स तक है। मिनिमम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए, तब आप पंचायत इसके म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य बन सकते हैं। टेन्योर की अगर मैं बात करूं कि कितने समय तक म्यूनिसिपैलिटी जो है वो रहती है और फिर से चुनाव होता है उसका, तो 5 साल तक, एक बार निर्वाचन होने के 5 साल तक जो है म्यूनिसिपैलिटी वर्तमान रहेगी। रिजर्वेशन के लिए वही मैंने बताया था, इसमें रिजर्वेशन जो है वही महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन पूरी की पूरी सीट पर मिलेगा। दूसरी बात यह है एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर मिलेगा, उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और उस रिजर्वेशन में भी, मतलब जो पॉपुलेशन के आधार में होगा उस एससी एसटी का, उसमें से भी 1/3 सीट जो है एससी एसटी की, वो जो है वो महिलाओं को मिलेंगी, जो एससी एसटी महिलाएं हैं। तो ये आपके चीज़ें हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आपका वही अनिवार्य होना ज़रूरी है, 21 की उम्र जो है आपकी पूरी होनी चाहिए। और कुछ बातें जानते हैं। अच्छा, आर्टिकल 243Q जो है ना, वो ये बात कहता है कि म्यूनिसिपैलिटी जो है वो पहली बात तो स्टेट में आपकी काम करेगी, और दूसरी बात ये 3 टायर पर होगी, यानी 3 टायर या टाइप कह लीजिए, 3 स्तर पर ये काम करेगी। एक तो आपकी होगी नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरी आपकी होगी म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल। देखिए नगर पंचायत को हिंदी में भी नगर पंचायत ही बोलेंगे,
और म्यूनिसिपल काउंसिल को कहते हैं नगर पालिका परिषद। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं नगर पालिका परिषद। और तीसरा जो है वो आपका है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये आपका होता है नगर निगम। नगर निगम तो ये 3 स्तर पर काम करती हैं। अच्छा, इसका निर्धारण जो है ना वो उस आधार पे किया जाता है कि जैसे इन तीनों, मतलब अगर कोई क्षेत्र है तो उसको कैसे विभाजित किया जाएगा कि वो नगर पंचायत है या म्यूनिसिपल काउंसिल या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो इसको करने का जो आधार है वो है पॉपुलेशन के आधार पर, और वो भी उस पॉपुलेशन के आधार पर जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में संलग्न है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी के काम से हट करके अगर कोई काम कर रही है तो वो जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ बढ़ेगी। मतलब कि अगर आप, मैं अगले पेज पे इसको समझाता हूँ। जैसे कि आपकी नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में ये है वो क्षेत्र आएंगे, यानी वो एरियाज आएंगे जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब जो बदल रहे हैं गांव से शहर की तरफ, गांव से शहर की तरफ बदल रहे हैं। आप जब भी ध्यान देंगे जो गांव वाले होते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर खेती से जुड़ी चीज़ें करते हैं। जब वो खेती से जुड़े काम को त्याग करके कोई सर्विस सेक्टर का काम चालू कर देते हैं, दुकान खोल लेते हैं या कोई सर्विस सुविधा कोई उपलब्ध कराने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे जो है वो ग्रामीण परिवेश चला जाता है और शहरी परिवेश आता है। तो नगर पंचायत से शुरुआत होती है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव जो है वो हो रहा होता है। अगर मैं बात करता हूँ म्यूनिसिपल काउंसिल में, तो म्यूनिसिपल काउंसिल में वही चीज़ है कि नगर पंचायत से ज़्यादा, मतलब कि जो पॉपुलेशन है, जैसे मान लीजिए नगर पंचायत में मैंने उदाहरण लिया कि 70% ऐसे लोग हो गए जो ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जो खेती नहीं है, खेती के अलावा 70% लोग हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल काउंसिल में क्या होगा ना, वो 80% होंगे, मतलब कि 80% ऐसे लोग होंगे जो ये काम नहीं करते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आप मान लीजिए 90 या 95% ऐसे लोग होंगे जो खेती से जुड़ा काम नहीं कर रहे होंगे। 5% ही ऐसे लोग होंगे मिनिमम, कम से कम, जो ऐसा काम कर रहे होंगे खेती से जुड़ा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे टॉप मोस्ट अर्बन जो भी है, अर्बन क्षेत्र होता है उस पर काम किया जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए कि म्यूनिसिपैलिटी के लोगों का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है, तो आप ध्यान रखना है कि इसका इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि जनता खुद जा करके अपने सेवक को चुनती है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अगर कहीं भी पॉपुलेशन किसी क्षेत्र की, कोई शहरी क्षेत्र है जिसकी पॉपुलेशन, क्षेत्र लिख दिया मैंने, क्षेत्र है जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख या उससे ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ना वार्ड कमेटी बनती है। ये आप बड़े शहरों में अक्सर देखेंगे वार्ड कमिटीज बनी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसमें ये बात तो आई थी कि आपकी म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसमें 2 कमेटी भी बनी थी। एक आपकी थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनी थी। ये जिला स्तर पर जो भी प्लानिंग वानिंग का काम होता है, प्लान करके नियोजित करना, नगर को बनाना, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी देखती है। दूसरा थी आपकी मेट्रोपॉलिटन, यहाँ लिखता हूँ, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। तो ये जैसे मेट्रोपोलिस मतलब महानगर जिनको कहते हैं, जो नगर की उपाधि को भी पार कर देते हैं, महानगर। जैसे ज़्यादातर मेट्रो वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। भीड़ का मतलब कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, बाकी हेल्थ सुविधाएं अच्छी हो जाती हैं वहाँ पे, मार्केट अच्छा हो जाता है, तो ऐसी जगह डेवलप बहुत जल्दी होती हैं। तो ये मेट्रोपॉलिटन उनको कहते हैं, मेट्रोपोलिस कहा जाता है, महानगर कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका आर्टिकल जो है 243 ZC ये कहता है
कि मैं ये जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है इसके प्रोविज़न जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इसके जो भी प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल नहीं है भारत के कुछ हिस्सों में। कुछ हिस्सों मतलब कि कुछ शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं भारत के, शेड्यूल्ड एरियाज़ जहाँ पर आपकी म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं करता है। वो शेड्यूल्ड एरिया मतलब कि आसाम के हो सकते हैं, जितने नॉर्थ ईस्ट मेघालय का है, त्रिपुरा और मिजोरम का है, मतलब यहाँ पर मिजोरम, यहाँ पर जो है वो नगर पालिका का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है, अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे। तो वो भी कुछ एरियाज में, उसके पूरा ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आसाम में मेघालय में नहीं, कुछ एरियाज। तो हम अपनी बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे हम कुछ नई चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।